नमस्कार, जय माँ भारती। दोस्तों, सुशांत सिंह राजपूत के अत्यंत दुखद केस के बाद से ही मुझे आप लोगों की ईमेल्स आ रही थी, कमेंट्स आ रहे थे, जिसमें आप लोग मुझसे पूछ रहे थे कि मैं इस केस के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, बात क्यों नहीं कर रहा हूँ। बाकी लोग इसके ऊपर धड़ाधड़ दिन-रात वीडियोज़ बना रहे हैं, खूब बात कर रहे हैं, तो मैं वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, जबकि मैं तो इस प्रकार की क्राइम से जुड़ी कहानियाँ आपके लिए लाता रहता हूँ। मातृभूमि सीरीज़ में मैं आपके सामने ऐसी अपराध की कहानियाँ लाता हूँ। वहीं एस्पियोनाज स्टोरीज़ में मैं आपके लिए रियल वर्ल्ड की जो नॉन फिक्शन एस्पियोनाज स्टोरीज़ हैं, जो मिशंस हैं, ऑपरेशंस हैं, रॉ मोसाद सीआईए के, वो लेकर आता हूँ। तो मैं इस केस के ऊपर अच्छे से रिसर्च करके बढ़िया सा वीडियो क्यों नहीं बना रहा हूँ, ये बात आप मुझसे लगातार पूछे जा रहे थे। और आपके बार-बार कहने पर भी मैं वीडियो नहीं बना रहा था और मेरे पास इसका एक कारण था। और वो कारण ये था दोस्तों कि जिस दिन सुशांत की मृत्यु हुई उस दिन हमें बताया गया कि ये एक सुसाइड केस है। मीडिया में सब लोग यही कह रहे थे कि उसने सुसाइड की है और मुंबई पुलिस ने भी फटाफट ये डिक्लेयर कर दिया कि ये सुसाइड केस है, सुशांत ने आत्महत्या की है, स्ट्रेट फॉरवर्ड सिंपल सा सुसाइड केस है। अब मेरे पास ये सोचने का कि ये सुसाइड ना होकर मर्डर हो सकता है, अबैटमेंट ऑफ सुसाइड हो सकता है, ये सब सोचने का कोई कारण नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि भाई मुंबई पुलिस झूठ क्यों बोलेगी इस केस में, उनके पास ऐसा क्या कारण हो सकता है कि वो झूठ बोलें, सच को बाहर ना आने दें या सच के ऊपर पर्दा डालें, वो ऐसा क्यों करेंगे? उनके पास क्या कारण हो सकता है ऐसा करने का? लेकिन सुशांत की मृत्यु के बाद आवाज़ें उठने लगीं। कुछ लोग कहने लगे कि भई ये सुसाइड नहीं है, मर्डर है। तो वहीं कुछ लोग कह रहे थे कि सुसाइड तो है लेकिन उसने अपने आप नहीं की बल्कि उसको ऐसा करने के लिए मजबूर किया गया है, ये अबैटमेंट ऑफ सुसाइड का केस है। लेकिन फिर भी ये सब बातें ही थी, मैं इनको कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज़ ही मान रहा था। कभी राणे साहब ने कुछ कह दिया, कभी संजय निरुपम साहब ने कुछ कह दिया, लेकिन ये बातें और दावे ही थे। ये बातें ही थी, ये ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं थी जिसको आप वेरीफ़ाई कर सकें, जिसकी पुष्टि की जा सके। ये एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आते थे, प्रूफ की कैटेगरी में ये बातें नहीं आती थी, ये सिर्फ़ जानकारी थी जो चारों तरफ तैर रही थी, कभी किसी ने ये कह दिया, कभी किसी ने ये दावा कर दिया, बस ये सब चल रहा था। लेकिन धीरे-धीरे ये परिस्थिति और मेरी सोच बदलने लगी। मेरी सोच बदलने लगी जब सुशांत के पिताजी ने बिहार में रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के खिलाफ एक एफआईआर फाइल की। और उस एफआईआर में जो धाराएं लगाई गईं, जो बातें सुशांत के पिताजी ने कहीं, जो दावे उन्होंने किए, जो आरोप उन्होंने रिया चक्रवर्ती और उसके परिवार के ऊपर लगाए, वो पढ़कर मेरे कान खड़े होने लगे और मुझे लगने लगा कि शायद दाल में कहीं ना कहीं थोड़ा सा काला तो जरूर है। लेकिन दोस्तों, पिछले 10-15 दिनों में जिस प्रकार की घटनाएं घटी हैं, जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन बाहर निकल कर आई है, उसे सुनने, देखने और पढ़ने के बाद तो मुझे विश्वास होने लगा है, मेरा ये विश्वास पक्का होता जा रहा है कि दाल में कुछ काला नहीं, बल्कि यहाँ तो पूरी की पूरी दाल ही काली है। पिछले 10-15 दिनों में जिस प्रकार की इंफॉर्मेशन बाहर आई है, यदि उसको एविडेंस की कैटेगरी में नहीं तो कम से कम सॉलिड टेंजिबल इंफॉर्मेशन की कैटेगरी में तो रखा ही जा सकता है। उसको डॉक्यूमेंटेड इंफॉर्मेशन तो कहा ही जा सकता है। चाहे वो सुशांत के बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शन डिटेल्स हों, रिया चक्रवर्ती के सेलफोन रिकॉर्ड्स हों, चाहे वो सुशांत की कंपनीज में शौविक और उनकी बहन रिया का डायरेक्टर्स के पद पर होना हो और उन कंपनीज के फाइनेंसेस के हवाले से ईडी के सिंपल से प्रश्नों का उत्तर ना दे पाना हो, और उधर महाराष्ट्र सरकार का सीबीआई इंक्वायरी का विरोध करना हो, महाराष्ट्र सरकार का बिहार पुलिस को अपना काम ना करने देना हो, उनको क्वारंटाइन कर देना हो। मैं ये सोचने पर मजबूर हो गया कि कहीं कोई ऐसी बात तो नहीं है जो महाराष्ट्र सरकार नहीं चाहती कि बिहार पुलिस या फिर सीबीआई को पता चल जाए। यदि इस पूरे केस में महाराष्ट्र सरकार की गलत इन्वॉल्वमेंट नहीं है, यदि इस केस में महाराष्ट्र सरकार का कोई पावरफुल व्यक्ति, ठाकरे परिवार का कोई पावरफुल व्यक्ति इस केस में इन्वॉल्व नहीं है, तो फिर महाराष्ट्र सरकार को सीबीआई इंक्वायरी से आखिर क्या समस्या हो सकती है? और महाराष्ट्र सरकार की तरह रिया चक्रवर्ती को भी सीबीआई इंक्वायरी से परेशानी है। यदि रिया चक्रवर्ती निर्दोष है तो उनको सीबीआई इंक्वायरी से क्या परेशानी हो सकती है? सांच को आखिर कैसी आंच हो सकती है? वो रिया चक्रवर्ती जो अभी कुछ दिन पहले तक अपनी आंखों में मोटे मोटे आंसू लिए गृह मंत्री से हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही थी कि इस केस में सीबीआई इंक्वायरी कराई जाए, आज उन्हीं का वकील सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करता है कि भाई सीबीआई इंक्वायरी इलीगल होगी इस केस में, इस देश की फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ होगी। भाई क्यों? यदि आप निर्दोष हैं तो मुंबई पुलिस इंक्वायरी करे या सीबीआई इंक्वायरी करे, आपको क्या फर्क पड़ता है? दोस्तों, यदि आप निर्दोष हैं और आपके ऊपर चारों तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं तो आप क्या चाहेंगे कि आपके केस की इन्वेस्टिगेशन लोकल पुलिस करे या फिर सीबीआई करे? हर निर्दोष व्यक्ति यही चाहेगा कि पुलिस नहीं, उसके केस की इंक्वायरी, यदि वो निर्दोष है तो सीबीआई करे। सिर्फ वो ही व्यक्ति ये चाहेगा कि उसके केस की इंक्वायरी सीबीआई ना करके लोकल पुलिस करे, जिसकी जेब में लोकल पुलिस बैठी हो। जिस व्यक्ति ने अपनी जेब में लोकल पुलिस को रखा होता है वो ही ये चाहता है कि उसके केस की इंक्वायरी सीबीआई नहीं बल्कि लोकल पुलिस करे।
तो दोस्तों ये सब कुछ बातें थी, कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन थी जो बाहर आ रही थी, जिनको देखने के बाद मेरी बाईं आंख फड़कने लगी और मुझे लगने लगा कि मुझे अपने स्तर पर छोटी-मोटी इन्वेस्टिगेशन, जांच पड़ताल तो ज़रूर करनी चाहिए, क्योंकि मैं ऐसा करने में सक्षम भी था, मैं ऐसा कर सकता था। मैं ऐसा इसलिए कर सकता था क्योंकि मैं कुछ ऐसे लोगों को जानता हूं जो सुशांत को जानते थे, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जानते थे। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो सुशांत को डायरेक्टली जानते थे, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनसे मैंने बात की है जो सुशांत को डायरेक्टली नहीं जानते थे, लेकिन जो सुशांत के बहुत ज्यादा कभी करीबी हुआ करते थे, उसकी बेस्ट फ्रेंड्स की कैटेगरी में आते थे, उनको बहुत अच्छे से जानते हैं, उनके साथ रहते हैं, उनके साथ समय बिताते हैं, उनके साथ गहरे सामाजिक संबंध रखते हैं। और इसी प्रकार के टोटल 8 लोगों से मैंने पिछले 3 दिनों में बात की है, कम से कम 40-50 फोन कॉल्स घुमाई हैं, और मैंने क्या जानकारी इन 8 लोगों से इकट्ठी की है मैं वो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। दोस्तों पिछले 3 दिनों में मैंने टोटल 8 लोगों से बात की है। इन 8 में से 3 लोग दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में सुशांत के साथ पढ़ा करते थे। इन 3 में से एक तो सुशांत के बैचमेट थे, क्लासमेट थे, यानी कि उनके साथ एक ही क्लास में पढ़ते थे, जबकि 2 लोग उसके 1 साल सीनियर थे। और ये जो 2 लोग जो सुशांत के सीनियर थे, ये स्कूल में 11वीं-12वीं क्लास में मेरे साथ पढ़े थे, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। इन तीनों से बात करने का कारण था सुशांत की उस समय की पर्सनैलिटी को समझना, क्योंकि अब हमें यह बताया जा रहा है, खासतौर पर रिया चक्रवर्ती का जो खेमा है वो ये नैरेटिव देने के प्रयास कर रहा है कि सुशांत सामाजिक प्राणी नहीं था, वो अलग थलग रहना, अलूफ रहना पसंद करता था, लोगों से घुलना मिलना, ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। और मैं यही समझना चाह रहा था कि भाई उन दिनों में जब वो इंजीनियरिंग कर रहा था उसकी पर्सनैलिटी किस प्रकार की थी, उसका स्वभाव कैसा था, क्या वो अलग थलग हॉस्टल में अलग पड़ा रहता था, किस प्रकार का लड़का था वो। और यही समझने के लिए मैंने इन 3 लोगों से बात की है। बाकी के 5 लोग जिनसे मैंने बात की है उनमें से 4 टीवी इंडस्ट्री में काम करते हैं और एक फिल्म इंडस्ट्री में असिस्टेंट डायरेक्टर हैं, डायरेक्टर बनने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन अभी एडी हैं और कई बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में एडी का काम कर चुके हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैंने अपने दोनों दोस्तों से बात की जो डीसी में सुशांत के 1 साल सीनियर थे, और इन दोनों ने ही मुझे सुशांत के क्लासमेट का नंबर दिया। फिर मैंने क्लासमेट से बात की। ये जो क्लासमेट हैं ये सुशांत की क्लास में एक साथ पढ़ते थे, और सुशांत ने फाइनल ईयर में इंजीनियरिंग छोड़ दी थी, वो ड्रॉप आउट कर गए थे, और जब तक का समय जो ये 3 साल से थोड़ा सा ज़्यादा समय है ये इन्होंने सुशांत के साथ बिताया था। तो सबसे पहला सवाल मैंने सुशांत के इन क्लासमेट से पूछा कि जब आपने न्यूज़ में ये खबर सुनी कि सुशांत ने आत्महत्या कर ली है, वो इस दुनिया में नहीं रहे, तो आपका रिएक्शन क्या था? सबसे पहला रिएक्शन आपका क्या था? सबसे पहली बात आपके मुंह से क्या निकली थी? तो इन्होंने मुझे बताया कि गौरव सर, मैं खड़ा खड़ा जम गया। जैसे मेरी पत्नी ने मुझे बताया कि सुशांत के बारे में खबर चल रही है, उसने शायद आत्महत्या कर ली है, सुसाइड कर ली है, तो ये सुनकर मैं जम गया। काफ़ी देर तक तो कुछ बोल ही नहीं पाया, मुझे एक सदमा सा लग गया। कुछ मिनट तक सदमे में रहने के बाद सबसे पहले मैंने बात बोली कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये सब लोग झूठ बोल रहे हैं। सुशांत के क्लासमेट ने मुझसे कहा कि ये बात मैंने कभी सपने में भी नहीं सोची थी कि डिप्रेशन और सुसाइड जैसे शब्दों को सुशांत के नाम के साथ एक वाक्य में इस्तेमाल किया जाएगा। वो कह रहे हैं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो लड़का सुसाइड कर ले। जिस प्रकार का वो लड़का था, जिस सुशांत को मैं जानता हूं, जिस सुशांत के साथ मैंने 3 साल का समय बिताया, वो सुशांत आत्महत्या कर ही नहीं सकता। फिर मैंने उससे पूछा कि आप ऐसा क्यों कह रहे हो? इंजीनियरिंग के दिनों में उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, उसका स्वभाव कैसा था? क्या इन बातों में कोई सच्चाई है जो उसके बारे में अब की जा रही हैं कि भाई वो अलग थलग पड़ा रहता था, सामाजिक नहीं था, लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता था? क्या इंजीनियरिंग के दिनों में वो ऐसा था, उसमें कुछ ऐसे लक्षण आपको दिखाई दिए कभी? क्या वो हॉस्टल में अलग थलग पड़ा रहता था? तो सुशांत के इस क्लासमेट ने कहा, सर बिल्कुल भी नहीं, वो तो यारों का यार था, महफिल की जान था। वो तो जहां भी बैठा होता था उसके आसपास बैठे 4-5 लोग सिर्फ हंसते हुए ही दिखाई पड़ते थे। वो तो एग्जाम के दिनों में भी अकेला नहीं पढ़ता था, 4-5 लोगों के साथ, अपने दोस्तों के साथ बैठकर ही पढ़ाई किया करता था। हर टाइम हंसता रहता था, हर टाइम हंसता रहता था, उसके चेहरे पर एक मुस्कान होती थी, लोगों को हंसाता रहता था, बहुत ज्यादा चंचल था, बहुत ज्यादा बातूनी था। सुशांत के क्लासमेट ने मुझसे कहा कि गौरव भाई, जिस सुशांत को मैं जानता हूं वो तो डिप्रेशन में आ ही नहीं सकता, सुसाइड करना तो दूर की बात। वो तो इतना ज्यादा आशावादी था, इतना ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक था कि खुद तो नेगेटिव सोचता ही नहीं था, बल्कि जो उसके आसपास रहते थे उनको भी नेगेटिव नहीं सोचने देता था। इसके बाद मैंने सुशांत के क्लासमेट से उस समय के बारे में पूछा जब उनके सामने इंजीनियरिंग छोड़ने या ना छोड़ने की दुविधा चल रही थी। डीसी में आने के बाद, आप में से जो लोग नहीं जानते उनको बता दूं कि डीसी में आने के बाद सुशांत डांस करने लग गए थे। वो शामक डावर डांस ग्रुप का हिस्सा बन गए थे और डांस उनका पैशन बन चुका था। और जब वो फाइनल ईयर में आए तो इनका जो डांस ग्रुप था वो टूर पर जा रहा था, और इस टूर पर जाने के लिए सुशांत सिंह को भी ऑफर दी गई, और यदि वो इस ऑफर को एक्सेप्ट करते, डांस टूर पर जाते, तो उनको अपना सेमेस्टर
छोड़ना पड़ता, जिसका मतलब ये था कि उनका कम से कम 1 साल तो बर्बाद हो ही जाता। 4 साल की इंजीनियरिंग उनको 5 साल में करनी पड़ती, यानी कि 1 साल फाइनल ईयर उनका वेस्ट हो जाता। अगले साल दोबारा उनको आकर डीसी वापस आकर एग्जाम्स देने पड़ते। तो मैंने सुशांत के क्लासमेट से पूछा कि उस समय सुशांत की मानसिक स्थिति कैसी थी, क्या वो बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे इस दुविधा को लेकर, और आप लोगों से उसकी इस बारे में क्या बात होती थी और आप लोग किस प्रकार के सलाह मशवरा दिया करते थे। तो सुशांत के क्लासमेट ने मुझे बताया कि सर हम सब ने ही नहीं बल्कि प्रोफेसर्स ने भी उससे कहा कि भाई तू पहले इंजीनियरिंग पूरी कर ले, डांस वांस तो बाद में भी हो जाएगा, लेकिन तेरा 1 साल बर्बाद हो गया तो खामखा तेरे ऊपर बैकलॉग का ठप्पा लग जाएगा, ये ठप्पा लग जाएगा कि तूने 4 साल की इंजीनियरिंग 5 साल में पूरी की है, इसलिए कम से कम इंजीनियरिंग पूरी कर ले। डीसी जैसे कॉलेज में कंप्यूटर साइंस हर किसी को नहीं मिलती, इसलिए इंजीनियरिंग पूरी कर ले, डांस वांस बाद में करता रहियो। लेकिन सुशांत इन सबसे एक ही बात कहता था कि नहीं तुम लोग गलत बोल रहे हो, इंजीनियरिंग तो मैं बाद में भी कर सकता हूं, लेकिन ये डांस करने का मौका, डांस टूर पर जाने का मौका मुझे दोबारा नहीं मिलने वाला। यदि मैंने इस बार मना कर दिया तो वो लोग मुझसे दोबारा कभी भी टूर पर जाने के लिए नहीं पूछेंगे। यदि ये मौका मैंने छोड़ दिया तो दोबारा ऐसा मौका, मुझे सुनहरा मौका नहीं मिलने वाला। इंजीनियरिंग तो मैं बाद में भी कर लूंगा, अगले साल कर लूंगा, 2 साल बाद, 5 साल बाद, 10 साल बाद वापस आकर एग्जाम्स दे दूंगा और डिग्री मुझे मिल जाएगी। 1 साल के एग्जाम मुझे देने होंगे। और उसने डांस टूर पर जाने का निर्णय लिया। तो दोस्तों क्लासमेट का, सुशांत के क्लासमेट का भी ये कहना था और मेरा भी ये मानना है कि इस प्रकार का निर्णय लेना दर्शाता है कि वो मानसिक रूप से कितना ज़्यादा मजबूत था। क्योंकि यदि उसकी जगह आप होते और मैं होता तो हम में से 99.9% लोग इंजीनियरिंग नहीं छोड़ पाते, डांस टूर पर नहीं जाते, हम इंजीनियरिंग ही कंटिन्यू करते। हम सब कहते कि भाई इंजीनियरिंग कर लेते हैं, डांस वांस तो बाद में होता रहेगा। लेकिन सुशांत ने जो 99.9% लोग करते उसका बिल्कुल अपोजिट निर्णय लिया। और ये दर्शाता ही नहीं बल्कि साबित करता है कि वो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा स्ट्रांग आदमी था। सुशांत के क्लासमेट ने मुझे एक और बात बताई और वही बात मुझे टीवी इंडस्ट्री के लोगों ने भी बताई, और वो बात ये है कि सुशांत बार बार ये कहा करता था कि यार तुम लोग ये क्या कहते रहते हो, इंजीनियरिंग मत छोड़, मुंबई जाएगा तो फेल हो जाएगा, ज्यादातर लोग फेल होकर वापस आ जाते हैं, किस्मत बहुत ज्यादा चलती है, तुम लोग ये क्या किस्मत किस्मत करते रहते हो, अरे इंजीनियरिंग ही थोड़ी सब कुछ है, अगर इंजीनियरिंग ही तो कुछ और कर लूंगा, कुछ और नहीं तो कुछ और कर लूंगा, और कुछ भी नहीं हुआ तो गाँव जाके खेती कर लूंगा, मैं पटना में दुकान खोल के बैठ जाऊंगा, जो भी करूंगा अच्छा करूंगा, दिल लगाकर जी जान से पूरी ईमानदारी से काम करूंगा और उसमें मैं सक्सेसफुल सफल हो जाऊंगा। सुशांत बार बार ये कहा करता था। क्या ऐसा आदमी डिप्रेशन का शिकार हो सकता है? क्या ऐसे आदमी के बारे में ये कहा जा सकता है कि वो हंसता नहीं था, मुस्कुराता नहीं था, अलग थलग पड़ा रहता था, लोगों से घुलता मिलता नहीं था? क्या सच में ऐसा था? क्या सुशांत अपने आखिरी दिनों में ऐसे हो गए थे? और यदि हो गए थे तो क्या किसी ने उनको ऐसा किया था? उसके पीछे के क्या कारण थे? अब हम उसके बारे में बात करेंगे। अब दोस्तों 15-16 साल का समय बहुत लंबा समय होता है। 15-16 साल पहले यदि सुशांत चंचल स्वभाव का था, उसकी पर्सनैलिटी बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक थी, तो जरूरी नहीं है कि 15-16 साल बाद भी वो वैसी ही रही हो। समय अच्छों को बदल देता है, कई बार लोगों के व्यक्तित्व बदल जाया करते हैं। और यही जानने के लिए कि भाई कम से कम टीवी इंडस्ट्री के दिनों में सुशांत की पर्सनैलिटी कैसी थी, मैंने टीवी इंडस्ट्री के इन 4 लोगों से बात की और इन चारों लोगों ने सुशांत की पर्सनैलिटी के बारे में मुझे बिल्कुल वही बातें बोली, बिल्कुल वैसा ही बताया जैसा कि मुझे उसके इंजीनियरिंग के इन 3 दोस्तों ने बताया था। इन चारों ने ही मुझे ये बताया कि सुशांत तो यारों का यार था, बहुत ही ज्यादा हंसमुख था। वो कभी भी फिल्म सेट के ऊपर, टीवी सेट के ऊपर अलग बैठा हुआ दिखाई नहीं पड़ता था। जहां पे शूटिंग चल रही होती, शूटिंग सेट के ऊपर अलग थलग कोने में चुपचाप बैठा हुआ दिखाई नहीं पड़ता था। हर समय किसी के साथ बातचीत, बहुत ज्यादा बातूनी था, हंसी मजाक करता रहता था। और कोई नहीं मिला तो सेट पर जो लोग काम कर रहे होते हैं, स्पॉट बॉयज होते हैं, टेक्नीशियंस होते हैं, इंजीनियर्स होते हैं, साउंड गाइज होते हैं, एडीज होते हैं, उनके ही गले में हाथ डाल के उनसे बातें करना, हंसी मजाक करने लग जाता था, लोगों के साथ प्रैंक्स करता था। वो तो इस प्रकार का लड़का था। इन चारों ने मुझे बताया कि सुशांत को पार्टी करने का बहुत ज्यादा शौक था। सुशांत का अपने दोस्तों के घर जाना, जो टीवी इंडस्ट्री में उसके अच्छे दोस्त बन चुके थे, सुशांत का उनके घर पर जाना, उनका सुशांत के घर पर आना लगभग रोज की बात थी। और बात जब भी खर्चा करने की आती थी, पैसे खर्च करने की आती थी, तो सुशांत सबसे आगे अपने हाथों में पैसे लिए खड़ा हुआ दिखाई पड़ता था। वो यारी दोस्ती में पैसे को नहीं आने देता था और इस बात मतलब बहुत ज्यादा खर्चा करता था। पैसा कभी उसके दिमाग में होता ही नहीं था और इस बात को लेकर जो उसके अच्छे दोस्त थे, उसके बेस्ट फ्रेंड्स थे, वो उसकी क्लास भी लगाया करते थे। वो उससे कहते थे कि तू बहुत ज्यादा फिजूल खर्ची करता है, तेरा हाथ बहुत ज्यादा ढीला है, थोड़ा हाथ रोक के खर्चा किया कर, मुंबई शहर में सेविंग्स करना बहुत ज्यादा जरूरी है और तू सेविंग्स पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता है। और जब भी उसके दोस्त सुशांत से ये कहते थे, सुशांत बस एक ही बात कहता था, यार तुम भी क्या पैसा पैसा करते रहते हो, पैसा सब कुछ नहीं होता और दोस्ती में तो कुछ भी नहीं होता। इस मुंबई शहर में मेरा आखिर कौन है, तुम ही तो मेरी फैमिली हो और फैमिली में पैसा नहीं देखा जाता।
तो फिर मैंने इन चारों से पूछा कि भाई उसकी जो जॉली पर्सनैलिटी आप बता रहे हो, हंसमुख नेचर बता रहे हो, उसमें बदलाव कब आने शुरू हुए? क्या जब वो बड़ा स्टार बन गया, काई पहुँचे फ़िल्म उसकी रिलीज़ हुई, उसके वो हिट हो गई, उसके काम की इतनी तारीफ़ हुई, क्या तब उसके पैर हवा में चले गए थे, उसकी पर्सनैलिटी में बदलाव आने शुरू हो गए थे, वो अलग-थलग रहना उसने शुरू कर दिया था? तो चारों ने ही कहा बिल्कुल भी नहीं। इन चारों ने कहा कि काई पोचे तो छोड़िए, एमएस धोनी के बाद, ब्योमकेश बख्शी के बाद भी उसकी पर्सनैलिटी में बिल्कुल ही बदलाव नहीं आया था, वो बिल्कुल वैसा ही डाउन टू अर्थ था। इतना बड़ा स्टार बनने के बाद भी, इतनी बड़ी-बड़ी फ़िल्में देने के बाद भी जो उसके टीवी के टाइम के दोस्त थे, उनके साथ उसका बिल्कुल वैसा ही मिलना-जुलना था। अभी भी वो उनके घर जाता था और वो इसके घर आते थे, बिल्कुल वैसे ही पार्टीज़ चलती थी, कुछ भी बदलाव उसमें रत्ती भर भी नहीं आया था। तो मैंने इन चारों से पूछा फिर बदलाव आया कब? यदि मैं आपसे पूछूं कि स्पेसिफिक टर्निंग पॉइंट सुशांत सिंह राजपूत की लाइफ में क्या था, जब वो बदलना शुरू हो गया, वो टर्निंग पॉइंट क्या था, तो आप क्या कहेंगे? तो इन चार में से तीन ने तो मुझसे कहा कि वो टर्निंग पॉइंट का नाम है रिया चक्रवर्ती। लेकिन एक व्यक्ति ने, चौथे व्यक्ति ने मुझसे कहा कि मेरे ख्याल से टर्निंग पॉइंट था जब उसका अंकिता लोखंडे के साथ ब्रेकअप हुआ। लेकिन एक बात जिस पर ये चारों ही पूरी तरह अग्री करते हैं वो ये है कि इस रिया चक्रवर्ती के सुशांत की जिंदगी में आने के कुछ दिन बाद ही सुशांत ने धीरे धीरे अपने दोस्तों से बातचीत करना बंद कर दिया था। पहले धीरे धीरे तो मिलना जुलना बंद हो गया, फिर फोन पर भी बातचीत होनी बंद हो गई और धीरे धीरे तो पूरी तरह कट ऑफ ही कर दिया। सुशांत ने अपना फोन नंबर भी बदल लिया था। कभी कभार जब यार दोस्त सुशांत को कहीं टकरा जाते थे या उससे पूछने का प्रयास करते थे कि भाई हमसे कोई गलती हो गई है तो हमसे बात क्यों नहीं करता, मैं इग्नोर क्यों कर रहा है, अगर हमसे कोई गलती हुई है तो हमें बता, हम उस गलती को सुधारेंगे। तो सुशांत ने 2-3 बार हिम्मत करके अपने कुछ दोस्तों से कहा था कि यार उसको पसंद नहीं है कि मैं तुम लोगों से बात करूं, उसको पसंद नहीं है। यहां पर उसको से सुशांत का मतलब था रिया चक्रवर्ती। सुशांत ने अपने दोस्तों से कहा था कि भाई रिया को पसंद नहीं है कि मैं तुम लोगों से बात करूं। रिया कहती है कि अब तुम बड़े स्टार बन गए हो एंड यू हैव टू मूव फॉरवर्ड, वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। सुशांत ने अपने एक दोस्त से बात कही थी कि रिया ने सुशांत से कहा है, क्या कभी तुमने रणबीर कपूर को टीवी इंडस्ट्री के लोगों से बात करते हुए देखा है? रिया सुशांत से कहा करती थी कि जो बड़े फिल्म स्टार होते हैं वो टीवी के इन छोटे मोटे एक्टर से बातचीत नहीं करते, उनसे मिलना तो दूर की बात, बातचीत भी नहीं करते, अपना टाइम नहीं देते। यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टार। ये बात रिया चक्रवर्ती बार बार सुशांत सिंह राजपूत से कहा करती थी। वो सुशांत सिंह राजपूत से कहती थी कि तुम्हें एक स्टार की तरह बिहेव करना शुरू करना होगा, एक स्टार की तरह बिहेव करना सीखना होगा। इनमें से एक व्यक्ति ने मुझे बताया कि सुशांत की एक आदत हुआ करती थी। वो आदत ये थी कि मान लीजिए सुशांत की गाड़ी रेड लाइट के ऊपर खड़ी हुई है और रेड लाइट पर जो सामान बेचने वाले लोग हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं, उन्होंने सुशांत को पहचान लिया और वो खिड़की पर आकर सुशांत सुशांत करने लग गए। तो सुशांत गाड़ी से नीचे उतर जाते थे और इन लोगों के गले में हाथ डाल के हंसी मजाक करते हुए फोटोज खिंचवाने लग जाते थे। और ये बात रिया चक्रवर्ती को जरा सी भी पसंद नहीं थी और इसको लेकर भी दोनों के बीच बहुत ज्यादा झगड़े हुआ करते थे। रिया चक्रवर्ती बार बार सुशांत से यही कहती थी कि स्टार्स ऐसे बिहेव नहीं करते, ये स्टार्स का बिहेवियर नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट बिहेविंग लाइक अ स्टार। क्या तुमने कभी रणबीर कपूर को, शाहरुख खान को, ऋतिक रोशन को ऐसे करते हुए देखा है बीच सड़क पे कि वो अपनी गाड़ी से उतर जाएं और ये भीख मांगे भिखारियों के साथ फोटोज खिंचवाने लगे, गुब्बारे बेचने वालों के साथ फोटो खिंचवाने लगे उनके गले में हाथ डाल के? क्या तुमने कभी उन लोगों को ऐसे करते हुए देखा है? तो तुम ऐसे क्यों करते हो? अगर तुम्हें बड़ा स्टार बनना है तो ऐसी ओछी हरकतें, छोटी हरकतें बंद करनी होंगी। जो लोग तुमसे पीछे रह गए हैं, जो टीवी इंडस्ट्री के लोग हैं जो तुमसे बहुत पीछे रह गए हैं, लेवल में तुमसे नीचे जा चुके हैं, उनसे अपने संपर्क तोड़ने होंगे, रिश्ते तोड़ने होंगे, उनसे बात करनी, उनसे मिलना जुलना बंद करना होगा। और इस बात को लेकर रिया और सुशांत के बीच में बहुत ज्यादा झगड़े हुआ करते थे। सुशांत के इस डिप्रेशन के बारे में, मानसिक समस्याओं के बारे में मैंने जो टीवी इंडस्ट्री के 4 लोग हैं इनसे काफी डिटेल में बात की और इन चारों ने मुझे बताया कि इनके सुनने में ऐसी बातें आई थी, या फिर जो सुशांत के अच्छे दोस्त हुआ करते थे उनके सुनने में ऐसी बातें आई थी कि सुशांत को कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, लेकिन उनसे बार बार ये कहा जा रहा था कि तुम्हें प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम है, डॉक्टर की मदद लो, डॉक्टर की मदद लो। इनका ऐसा मानना है कि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन उसके दिमाग में ऐसा बिठा दिया गया था कि तुझे प्रॉब्लम है। जैसे कि मतलब एक बात मैं आपसे बार बार कहूं कि तुझे ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो अगर तुम्हें वो प्रॉब्लम ना भी हो तो बार बार सुनने की वजह से तुम्हें थोड़े दिन बाद ये लगने लग जाएगा कि शायद कहीं ना कहीं तुम्हें ये प्रॉब्लम होगी। क्योंकि वो व्यक्ति जो 24 घंटे तुम्हारे साथ रहता है, एक घर में रहता है, जिसके साथ आप बिस्तर शेयर करते हैं, वो आपसे खामाखा इस प्रकार की बात क्यों कहेगा?
यदि ऐसा व्यक्ति जो आपके साथ रहता है, आपके साथ बिस्तर शेयर करता है, आपसे प्यार करता है, वो बार-बार आपसे कह रहा है कि भाई तुझे मानसिक प्रॉब्लम है, तो आप भी इस बात को कभी ना कभी सच मान ही लेंगे। और इन लोगों का ये मानना है, ऐसी बातें टीवी इंडस्ट्री में हो रही थी, सबको ये बातें पता थी कि रिया चक्रवर्ती बार-बार सुशांत से कह रही थी कि तुझे मानसिक प्रॉब्लम हो चुकी है, तुझे डिप्रेशन हो चुका है, तू बाइपोलर है, तुझे ये है, तुझे डॉक्टर से मिलना चाहिए। और वो जबरदस्ती सुशांत को डॉक्टर्स के पास लेकर जाती थी और जबरदस्ती सुशांत को दवाइयां दी जाती थी, ये कहकर कि तू दवाइयां नहीं लेगा तो और ज्यादा बिगड़ जाएगा, तेरा करियर खत्म हो जाएगा, करियर बचाना है तो तुझे काउंसलिंग करनी पड़ेगी, दवाइयां लेनी पड़ेंगी। इस करियर का डर दिखा के, करियर खत्म होने का डर उनके दिमाग में बिठा के उनको जबरदस्ती ये दवाइयां दी जाती थी। टीवी इंडस्ट्री के इन चारों लोगों ने मुझे बताया, और ये बात तो जग जाहिर भी हो चुकी है, कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की लाइफ में आते ही उनके जो बॉडीगार्ड थे, उनके जो मैनेजर्स थे, उनके जो हाउस हेल्प थे, जो उनके घर में काम किया करते थे, उन सभी को फायर कर दिया था और अपनी मर्जी के लोग इन पोजीशंस के ऊपर वो लेकर आई थी। चाहे सुशांत के बॉडीगार्ड हों, उनके घर में काम करने वाले लोग हों, उनके मैनेजर, सब लोग ये रिया चक्रवर्ती की मर्जी से आए थे। तो मैंने इन चारों से पूछा कि भाई ऐसा क्यों है, क्या बातें चल रही हैं इस बारे में कि भाई रिया ने ऐसा क्यों किया था, लोगों को क्या लग रहा है, लोगों का क्या कहना है, क्या परसेप्शन है लोगों की। तो इन चारों ने मुझे बताया कि ऐसा इसलिए था कि रिया चक्रवर्ती ये जानना चाहती थी कि जब वो सुशांत के साथ नहीं है तो सुशांत क्या करते हैं। रिया चक्रवर्ती हर सेकंड की खबर रखना चाहती थी और वो सुशांत के ऊपर जासूसी भी किया करती थी। टीवी इंडस्ट्री के इन चारों लोगों के अनुसार और फिल्म इंडस्ट्री के एडी के अनुसार रिया चक्रवर्ती सुशांत के ऊपर जासूसी किया करती थी। मान लीजिए सुशांत फिल्म के काम से कहीं बाहर गए हुए हैं, शूटिंग के लिए मुंबई से बाहर गए हुए हैं, जहाँ रिया उनके साथ नहीं गई हैं, और कभी उस फिल्म के लोगों के साथ रिया का मिलना जुलना बाद में हो जाता था, तो रिया चक्रवर्ती उन लोगों से सुशांत के बारे में पूछताछ किया करती थी। और वो पूछताछ इस प्रकार की हुआ करती थी कि सुशांत की शूटिंग कितने बजे खत्म हुई, उसने अपनी वैनिटी वैन में कितना टाइम गुजारा, उससे वैनिटी वैन में मिलने कोई आया था तो कौन आया था, कोई लड़की तो नहीं थी, उसने फोन पर कितनी देर बात की, कुछ पता है क्या किससे बात की, इस प्रकार के, अपनी बहनों से तो बात नहीं की, अपने पिताजी से तो बात नहीं की, कि अपने जीजा से वो बात करता है, कितनी देर बात करता है, मतलब सेल फोन पर कितना समय गुजारता है जब वैनिटी वैन में होता है। इस प्रकार के सवाल वो पूछने का प्रयास करती थी, घुमा फिरा कर। जो सुशांत की फिल्म के लोग हुआ करते थे, स्पॉट बॉयज वगैरह, इन लोगों से जानकारी निकालने का प्रयास करती थी रिया चक्रवर्ती सुशांत के बारे में, क्योंकि वो तो सुशांत के साथ नहीं होती थी, लेकिन वो जानना चाहती थी जब वो सुशांत के साथ नहीं है तो उस समय सुशांत क्या करता है, किन लोगों से बात करता है। और इन जो टीवी इंडस्ट्री के 4 लोग हैं, इन्होंने मुझे बताया कि सुशांत फोन पर बात करने के बाद घर जाने से पहले अपनी पूरी कॉल हिस्ट्री और मैसेज हिस्ट्री को डिलीट कर दिया करते थे। एक और सवाल जो मैंने इन 5 से ही पूछा वो था सुशांत के फाइनेंसेस के हवाले से, उनके पैसों के हवाले से। मैंने इनसे पूछा कि भाई जो बातें चल रही हैं कि सुशांत के पैसे का कंट्रोल पूरी तरह रिया चक्रवर्ती उनके परिवार वालों के हाथों में था, क्या इस बात में कुछ सच्चाई है? इसको लेकर इस समय टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में किस प्रकार की बातें चल रही हैं, तो 5 का ही कहना था कि इसमें 100% सच्चाई है। इन 5 का कहना था कि जब सुशांत और रिया की रिलेशनशिप शुरू हुई और इस रिलेशनशिप को कुछ महीने हो गए थे, तो एक बात जो रिया और सुशांत के बारे में कही जाने लगी थी, हंसी मजाक में ही सही पर कही जाने लगी थी, वो ये थी, खासतौर पर रिया चक्रवर्ती के बारे में ये बात कही जाने लगी थी कि भाई इसके हाथ तो सही बकरा लग गया है, इस लड़की की तो निकल पड़ी है। देखो इसके हाथ में एक फिल्म नहीं है, कभी यहां घूमने जाती है, कभी वहां विदेश घूमने जाती है, 25-25, 20-20 लाख की ड्रेसेस खरीद के लाती है, जीन्स खरीद के लाती है, और इसके हाथ में एक फिल्म नहीं है। साल के मुश्किल से 15-20 लाख रुपए नहीं कमाती, लेकिन इसका लाइफस्टाइल देखो, क्या मजे आए हैं इसके। ऐसा बॉयफ्रेंड तो हर लड़की को मिलना चाहिए। इसके हाथ तो सोने के अंडे देने वाली मुर्गी लग चुकी है। यहां पर सोने के अंडे देने वाली मुर्गी सुशांत सिंह राजपूत थे। टीवी इंडस्ट्री के इन 4 लोगों ने मुझे बताया कि सुशांत सिंह राजपूत फाइनेंसेस को लेकर बहुत ज्यादा कैवलियर एटीट्यूड रखते थे, पैसों की परवाह करते ही नहीं थे। उनको पता ही नहीं होता था उनके बैंक अकाउंट में कितने पैसे हैं या नहीं है, कितना खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा है। उनका स्वभाव ऐसा था, आदत ऐसी थी, मान लीजिए कि वो अमेरिका घूमने गए हुए हैं और उनको कहीं पर कोई टेलीस्कोप नजर आ गई और टेलीस्कोप 10 करोड़ रुपए की पड़ रही है, तो वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उनके अकाउंट में कितने पैसे हैं, 11 करोड़ रुपए हैं, 12 करोड़ हैं, 10.5 करोड़ हैं। यदि 10 करोड़ से ज्यादा है तो उस टेलीस्कोप को तुरंत खरीद लेंगे। वो इस बात की परवाह नहीं करते थे कि उस टेलीस्कोप को खरीदने के बाद उनके अकाउंट में कितने पैसे बचेंगे, उन पैसों में गुजारा कैसे होगा या नहीं होगा, घर का किराया भी निकल पाएगा या नहीं निकल पाएगा, ऐसी परवाह वो नहीं करते थे। और इन 4 के अनुसार, बल्कि 5 के अनुसार, रिया चक्रवर्ती ने इसी बात का, रिया चक्रवर्ती उनके परिवार ने पूरा फायदा उठाया।
इन पांचों का ये मानना है कि रिया चक्रवर्ती जिस टाइप का लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही थी वो उनकी जो कमाई थी उससे मैच नहीं होता, या फिर कहें कि उनके हाथ में जितना काम था उस काम से मैच नहीं होता। यदि वो साल की 2-3 फिल्में कर रही होती या 1-2 फिल्में कर रही होती और उनका इस प्रकार का लाइफस्टाइल होता तो ये पूरी तरह जस्टिफाइड है। लेकिन उनके पास काम तो बिल्कुल था ही नहीं। उनकी आखिरी पिक्चर 2018 में आई थी और उसके बाद अब कोई फिल्म आने वाली है शायद। तो जिस प्रकार जितना काम कम उनके पास काम था उस हिसाब से उनका लाइफस्टाइल बिल्कुल भी मैच नहीं होता था। उनका लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा ग्रैंडियोर था, बहुत ज्यादा ग्रैंड लाइफस्टाइल था और वो लाइफस्टाइल को पूरी तरह सुशांत सिंह राजपूत ही सपोर्ट कर रहे थे। रिया चक्रवर्ती ही नहीं बल्कि उनके भाई, उनकी माताजी, उनके पिताजी के लाइफस्टाइल को भी सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से ही सपोर्ट किया जा रहा था। एक और जानकारी जो इन लोगों ने मुझे दी लेकिन वो शायद पहले ही बाहर आ चुकी थी, वो ये है कि सुशांत सिंह राजपूत के क्रेडिट कार्ड के ऊपर, उनके पर्सनल क्रेडिट कार्ड के ऊपर 4 एड ऑन क्रेडिट कार्ड्स इशू कराए गए थे और इन चारों कार्ड्स का इस्तेमाल रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले कर रहे थे। रिया के परिवार में कितने लोग हैं? खुद रिया हैं, उनके भाई हैं, उनके पिता हैं और उनकी माताजी हैं। 4 लोग हैं और 4 ही कार्ड्स इशू कराए गए थे और इन चारों कार्ड्स का रिया का परिवार भरपूर इस्तेमाल कर रहा था और ये बात सुशांत को धीरे धीरे खटकना शुरू हो गई थी। अपनी मृत्यु से कुछ समय पहले सुशांत सिंह ने अपना बैंक अकाउंट क्लोज करने की एप्लीकेशन दी थी। बैंक से बोला था कि मेरे अकाउंट को क्लोज कर दिया जाए, लेकिन कुछ दिन बाद उन्होंने अपनी ये रिक्वेस्ट वापस ले ली थी। इससे क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? इससे यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी ने उन्हें मना लिया था कि ऐसा ना करें, अब ज्यादा खर्चे नहीं होंगे, प्लीज ऐसा मत करो, अपने अकाउंट को क्लोज मत करो, क्योंकि ये अकाउंट क्लोज हो जाता तो ये लोग जो इन क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर एंजॉय कर रहे थे उनका एंजॉयमेंट बंद हो जाता, वो इन कार्ड्स को इस्तेमाल नहीं कर पाते। सुशांत की जो ऑनलाइन बैंकिंग के, इंटरनेट बैंकिंग के सारे पासवर्ड्स रिया चक्रवर्ती के पास थे, उनका एटीएम पिन रिया चक्रवर्ती के पास था। यदि अपना वो अकाउंट क्लोज कर देते और नया अकाउंट खुलवाते तो ये सारी चीजें रिया चक्रवर्ती के कंट्रोल से बाहर हो जाती और वो ऐसा नहीं चाहती थी। इंडस्ट्री के इन पांचों लोगों ने मुझसे कहा कि ये बात सबको पता थी, इंडस्ट्री में बच्चे बच्चे को पता थी। इनका कहना है कि आप इंडस्ट्री में जाकर किसी स्पॉट बॉय से पूछ लीजिए तो वो भी यही कहेगा कि रिया सुशांत को पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी, कम से कम उनके दिमाग को तो पूरी तरह अपने वश में कर चुकी थी। इन लोगों के अनुसार सुशांत छोटे से छोटा फैसला भी अपनी मर्जी से नहीं ले सकते थे। हर छोटे से छोटा फैसला रिया ही उनके लिए किया करती थी। क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना है, कौन सी गाड़ी में जाना है, नहीं जाना है, कहां जाना है, नहीं जाना है, हर छोटा बड़ा फैसला, छोटे से छोटा फैसला और बड़े से बड़ा फैसला जो सुशांत की जिंदगी का था वो रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार वाले ही लिया करते थे। खैर दोस्तों, सत्य तो बाहर आ ही जाएगा, ये तो छुपाए नहीं छुप सकता। रिया चक्रवर्ती और उनके वकील से मुझे याद आया कि रिया चक्रवर्ती ने जो वकील किया है वो इस देश के सबसे महंगे वकीलों में से आते हैं, जो अपनी एक अपीयरेंस के, कोर्ट अपीयरेंस के, एक सुनवाई के लाखों रुपए ले लेते हैं। उन्हें कोर्ट में जाना पड़ जाए तो वो लाखों रुपए ले लेते हैं, चाहे जज आए या ना आए, सुनवाई हो या ना हो, उनको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लाखों रुपए ले लेते हैं। वो राम जेठमलानी, अरुण जेटली, पी चिदम्बरम, हरीश साल्वे इस कैटेगरी के, इस लेवल के लॉयर हैं। तो क्या रिया चक्रवर्ती लोगों को बताएंगी कि अपने इस लॉयर की फीस वो कहां से दे रही हैं? और यही सवाल ईडी उनसे पूछ रहा है। ईडी उनसे बस इतना ही जानना चाहता है कि भाई आपकी आमदनी 1 रुपए है और आप खर्चा 2 रुपया कर रही हैं, तो जो 1 रुपए का अंतर है ये आपके पास कहां से आया? और इतने सिंपल से जवाब कभी रिया चक्रवर्ती संतोषजनक उत्तर ईडी को नहीं दे पा रही हैं। खैर दोस्तों, कल हमें पता चल ही जाएगा, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ ही जाएगा कि क्या इस केस में सीबीआई इंक्वायरी कर सकती है या नहीं कर सकती। और इस बात की पूरी संभावना जताई जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट सीबीआई इंक्वायरी के हक में ही अपना निर्णय सुनाएगी, क्योंकि सीबीआई इंक्वायरी करने में कोई हर्ज नहीं है। और दोस्तों, जब सीबीआई अपने तरीके से इंक्वायरी करेगी, पूछताछ करेगी, तो अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। वही सवाल जो अभी ईडी पूछ रही है और रिया चक्रवर्ती टाल मटोल कर रही है, जब वही सवाल सीबीआई इनसे पूछेगी तो चक्रवर्ती परिवार टाल मटोल नहीं कर पाएगा, क्योंकि सीबीआई वाले इतने शरीफ नहीं होते जितने शरीफ ईडी वाले होते हैं। ईडी वाले तो बहुत जेंटलमैन टाइप के लोग होते हैं, बहुत प्यार से पूछताछ करते हैं और उसी में इनकी हालत खराब है। सीबीआई वाले इतने प्यार से पूछताछ नहीं करते, सीबीआई के अपने तरीके होते हैं और जब सीबीआई उन तरीकों का इस्तेमाल करके इनसे पूछेगी सवाल तो ये तोते की तरह बोलेंगे। ये तो बोलेंगे भाई ले लो उत्तर, हमें जेल में डाल दो, बस हमारा पीछा छोड़ दो, हमसे सवाल जवाब बंद कर दो। ये लोग तो हाथ जोड़कर ये बोलेंगे, आप देख लेना, अपने आप दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और यदि इस केस में महाराष्ट्र सरकार में बैठे किसी हायर पावर के अब इन्वॉल्वमेंट है, कोई बड़ा व्यक्ति इसमें इन्वॉल्व है, तो उसका नाम भी अपने आप बाहर आ जाएगा। और दोस्तों, मुझे कहीं ना कहीं एक अंदेशा भी हो रहा है, जिसे कहते हैं ना आप सिक्स सेंस, या कुछ भी बोल लीजिए। मुझे लग रहा है, इंट्यूशन हो रही है कि आने वाले कुछ महीनों में सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से, और हो सकता है मैं गलत भी हूं, पर मुझे ऐसा लग रहा है कि आने वाले कुछ महीनों में सुशांत सिंह राजपूत केस की वजह से
ठाकरे की महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है, महाराष्ट्र सरकार गिर सकती है, उसका तख्ता पलट हो सकता है। मुझे कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि सरकार गिर सकती है और उसका कारण सुशांत सिंह राजपूत का केस होने वाला है। हमें बाकी तो समय ही बताएगा कि ये बात सच होती है या नहीं होती, पर मुझे ऐसा लग रहा है। अगले वीडियो में मैं आपके सामने इस केस से संबंधित कुछ ऐसे पॉइंट्स प्रस्तुत करूंगा जो साफ-साफ एक बड़े षड्यंत्र की तरफ, एक बिगर कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा करते हैं, हिंट करते हैं। वो पॉइंट्स मैं आपके सामने अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। तब तक के लिए जय मां भारती, जय हिंद।